Hello everyone, welcome you all in NK Commerce Pathshala. In previous video of economics, we have covered the individual and market demand curve and schedule. Now in this video, we will follow with the reasons why demand curve sloping downward or moving downward from left to right. So let's start. Individual demand curve or market demand curve. See, the both curves are similar. डिमांड कर्व या ये जो डी है इसे ही हम डिमांड कर्व बोलते हैं। देखो, मैंने जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझाया था तब भी बताया था कि ये डाउनवर्ड जो है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड मूव होता है, वो चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व के लिए हो या मार्केट डिमांड कर्व के लिए। सी, यहाँ पे भी डी जो है वो ये देखिए, जो डी कर्व है ये मूव हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ़्ट टू राइट। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न आज हमें जानने हैं। तो देखते हैं वाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो उसके कुछ रीज़न दिए हुए हैं हमें, तो जो जस्टिफाई करते हैं कि डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों आता है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास स्टॉक बढ़ता है कमोडिटी का, वैसे वैसे जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है या यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है। तो स्टॉक इंक्रीज़ हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज़ होने लगती है। तो वही सेम रूल इस डी कर्व या डिमांड कर्व पे भी अप्लीकेबल है। वी हैव सीन दिस मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग है अपोजिट, कि अगर स्टॉक बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी का मीनिंग होता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब बिल्कुल अपोजिट, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्स देना। Therefore, a consumer tends to buy more when price falls and vice versa। मतलब ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है इसका मीनिंग ये होगा कि एक कंज्यूमर जब प्राइस गिरती है तब वो क्या करता है, स्टॉक बढ़ाने का काम करता है। मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर लेता है चीज़ें, कमोडिटीज़। और वैसे ही वाइस वर्सा यहाँ पे बोला है, मतलब अगर प्राइस बढ़ती है, if price will increase then consumer tends to buy less products or demand for less services। मतलब बिल्कुल अपोजिट असर इसका होगा। कंज्यूमर के पास अगर चॉइसेस है, मतलब प्राइस फॉल हो रही है, तो उसके पास ऑब्वियसली चॉइसेस है। क्यों? क्योंकि अब उन्हीं पैसों में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन यही अगर होता है उल्टा, मतलब अगर कंज्यूमर के पास प्राइस का गिरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उल्टा प्राइस बढ़ रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाइस वर्सा रिएक्ट करेगा। मतलब क्या है, चीज़ें कम परचेस करेगा या फिर चीज़ों के लिए कम डिमांड करेगा। तो यही हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इम्प्लाइज द डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसीलिए ये जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नीचे की तरफ झुकता है। नेक्स्ट इसका रीज़न है इनकम इफ़ेक्ट।
अब इनकम इफ़ेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो इनकम इफ़ेक्ट जो है वो नॉर्मल गुड्स पे एप्लीकेबल है। नॉर्मल गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा खरीद के स्टोर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे घर के लिए 1 लीटर दूध सफिशिएंट है तो हम 1 लीटर ही दूध लेंगे, वो हम स्टॉक भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर दूध की प्राइस घटती है तो यहाँ पे हम ज़्यादा उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम ख़रीदते हैं क्या, नहीं। तो उसे ही हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, जिसको बेसिकली हम बहुत ज़्यादा परचेस करके या बाय करके नहीं रख सकते हैं। तो इनकम इफ़ेक्ट यही होता है। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, व्हेन प्राइस फॉल्स, परचेजिंग पावर या रियल इनकम जिसे हम बोलते हैं ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज विच इनेबल्स हिम टू बाय more of the commodity, this is known as income effect। यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्मल गुड्स की अगर प्राइसेस घट जाती है तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। और जब परचेसिंग पावर बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, इनेबल होना मतलब क्या है, एबल हो जाना, खरीद पाना मतलब उसमें कंज्यूमर में इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा कमोडिटी जो है वो खरीद सकता है। देखो, एक प्राइस फॉल की वजह से उसकी जो रियल इनकम है वो तो सेम ही है, लेकिन उसका फिर भी परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, ठीक है। और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनेबल हो जाता है खरीदने के लिए, टेंड टू हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगता है। उसे ही हम बोलते हैं इनकम इफ़ेक्ट। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस जो है कमोडिटी वो मैटर करती है, बाकी इनकम नहीं। फिर भी यहाँ पे इनकम इफ़ेक्ट बोला है इसलिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस गिर गई है। जब चीज़ों की प्राइसेस गिर जाती है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर का परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब इनकम उसकी बढ़ी नहीं, घटी हुई नहीं है, लेकिन जो कमोडिटी, वो जो नॉर्मल गुड्स वो ख़रीदता था, उनके प्राइजेस में गिरावट आ गई है या प्राइस फॉल्स हो गई है। तो इसके कारण उसके जो कैपेसिटी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी, वो अपने आप बढ़ गई है, इसीलिए इसे इनकम इफ़ेक्ट बोला गया है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव गुड्स किसे कहते हैं। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब होता है जो एक चीज़ हम लेते हैं उसके बहुत सारे मार्केट में सब्स्टिट्यूट हो जाना। जैसे पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट पेन आ गया, चाय हम पी रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी आ गई, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। तो इसका भी इफ़ेक्ट जो है वो डीडी पे पड़ता है, डिमांड कर्व पे पड़ता है, और इसी कारण वो जो स्लोप है वो मूव करता है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, when the price of a commodity rise, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. अब substitution effect का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 10 रुपये का एक कप चाय ले रहे हैं तो दैट इज़ आवर मोटिलिटी, या हमारी एक सफिशिएंसी लेवल होगी कि हम 10 रुपये पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी वही एक कप के लिए हमें 15 रुपये देने पड़ जाए तो उससे अच्छा हम सोचेंगे कि चलो एक कप हम कॉफ़ी ही पी लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की कम हो जाएगी। तो इसे ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, मतलब एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के डिमांड पे पड़ने वाला असर, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों का पर्पज़ एक ही है, दोनों एक ही मोटिव से हम यूज़ करते हैं। अब जैसे हम टीवी के सब्स्टिट्यूट में मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, राइट। तो होता यह है कि अब टीवी को इतनी डिमांड नहीं है, मोबाइल को बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है।
तो एक दूसरे को ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दोनों प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर क्या करेंगे, अगर टीवी की बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो गई है तो वो मोबाइल पे स्विच हो जाएंगे, या फिर मोबाइल में जो भी ऐप्स आती है या जो भी टीवी या एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंसर्न्स है, जो भी कंटेंट्स हमें मिल रहे हैं, वो अगर बहुत हाई-फाई हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए तो हम फिर से टीवी पे स्विच कर लेते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। और इसी इफ़ेक्ट के कारण भी ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ मूव होता हुआ दिखता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है ये भी मैंने बताया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिसके यूजेस तो अलग है, जैसे कार हम किसी और पर्पस के लिए लेते हैं, लेकिन उसके साथ हमें फ्यूल लेना ही पड़ता है। फ्यूल मतलब जो भी पेट्रोल है, डीजल है, जो कुछ भी है वो हमें लेना ही पड़ता है। तो ये बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब उसे ही हम जॉइंट डिमांड ही बोलेंगे। मतलब हमने अगर कार ले ली है तो पेट्रोल के लिए हम ऑब्वियसली डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर कार में ज़्यादा से ज़्यादा कार की डिमांड अगर बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तो उसे ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। तो इसका असर भी बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड कर्व पे होता है, और इसीलिए वो जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन उसको हम मल्टीपल वे में यूज़ करते हैं। कभी हम उस पर गीज़र चला लेते हैं, कभी मिक्सर चला लेते हैं, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चला लेते हैं, कभी वाटर हीटर चला लेते हैं, कभी वॉशिंग मशीन चला लेते हैं। तो इसका मल्टीपल यूज़ है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सेम एक ही प्रोडक्ट का जब मल्टीपल यूसेज होता है तो वहाँ पे जो यूटिलिटी है वो प्रॉपर डिफाइंड नहीं हो पाती है उस प्रोडक्ट की। तो इसीलिए ये सीधा सीधा डिमांड कर्व पे असर करता है, और डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब जो एक ऐसी कुछ चीज़ें जो एक दूसरे को कंपटीशन देती हो। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हमने देखा था, टी और कॉफ़ी, ये एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। शुगर एंड जैगरी एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। कंपटीशन इन द सेंस, अगर चाय की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। और अगर शुगर की प्राइस बढ़ रही है तो जैगरी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, शुगर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ना सोचते हुए वो जैगरी से काम चला लेंगे। जैगरी का मतलब होता है गुड़। तो गुड़ की भी वही चीज़, मतलब दोनों की क्वालिटी सेम रहेगी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे टी और कॉफ़ी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का यूसेज सेम है, तो लेकिन है ये चीज़ें अलग अलग, टी अलग है, कॉफ़ी अलग है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट माने जाएंगे। इसीलिए इनको कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बोले जाएंगे या कॉम्पिटिटिव गुड्स बोल सकते हो। तो यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करता है या मूव करता है। तो ये तो हो गया आज के लिए टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टेक केयर एंड बाय।